स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कहानी कुर्सी की। बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिसको लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। इस कानून का अभी तक ड्राफ्ट तक सामने नहीं आया है, लेकिन तमाम मुस्लिम संगठन इसको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। हम आपको इसको लेकर हकीकत बताते हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर ने खबर दी है कि सरकार यूसीसी पर कानून बनाने को लेकर किसी भी जल्दबाजी में नहीं है। संसद की मॉनसून सत्र में यूसीसी नहीं आएगा। सरकार अभी उत्तराखंड के ड्राफ्ट के सामने आने का इंतजार कर रही है। जैसे ही उत्तराखंड की कमेटी इस पर अपना ड्राफ्ट सौंपती है, केंद्रीय गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय इस पर विचार करेगा। इसके एक प्रावधान पर ही नहीं, एक एक शब्द पर चर्चा की जाएगी। जरूरी हुआ तो उत्तराखंड सरकार से ड्राफ्ट में बदलाव के लिए कहा जाएगा। केंद्र सरकार उत्तराखंड के कानून का इसलिए इंतजार कर रही है कि इसी को आधार बनाकर फिर केंद्र का जो कानून है वो बनाया जाएगा। सीधा हम देवेंद्र के पास चल लेते हैं। देवेंद्र, यूसीसी को लेकर क्या हलचल है सरकार के अंदर? मॉनसून सत्र में आएगा या नहीं यूसीसी? बिल्कुल नहीं आएगा। मानसून सत्र में यूसीसी को लेके कोई बिल यहाँ पर दिल्ली में नहीं आने जा रहा है पार्लियामेंट में, और उसके पीछे वजह बहुत साफ है। पहली बात तो ये कि लॉ कमीशन इस पर लोगों से सुझाव मांग रहा है, वो प्रक्रिया चलती रहेगी। सरकार ना तो किसी विलंब के मूड में है, ना ही किसी जल्दबाजी या हड़बड़ी के मूड में है। मतलब ये कि बहुत ठोस विचार करते हुए एक एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार पूरी गंभीरता के साथ इस पर काम कर रही है। उसमें सरकार का जो स्टेप्स है, पहला तो ये रहेगा कि पहले उत्तराखंड का ड्राफ्ट आए, उस ड्राफ्ट को लाकर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय में गृह मंत्री के साथ एक प्रेजेंटेशन होगा। बाकायदा ये बताया जाएगा उसमें कि कौन कौन से प्रावधान इसमें लिया जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में भी जो कमेटी बनी थी और जो ड्राफ्ट दे देगी उसे ही कानून नहीं बनाया जाएगा, बल्कि उसके बाद अलग से विचार करके एक कानून बनाया जाएगा और उस ड्राफ्ट के आधार पर। और उसके बाद केंद्र में गृह मंत्रालय की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से उसमें जो आवश्यक सुझाव हैं वो दिए जाएंगे। देश के जो कानून मंत्री हैं और कानून मंत्रालय से जुड़े आला अधिकारी हैं वो सारे सुझाव देंगे। उन सुझावों को इनकॉर्पोरेट करने के बाद उत्तराखंड में एक बिल तैयार किया जाएगा और उस बिल को वहां पर स्पेशल सेशन लाकर उससे पास कराया जाएगा। केंद्र सरकार के सामने सबसे बड़ी चिंता ये है, और जो सतर्कता भी आप कहें, कि किसी प्रकार का कोई भ्रम ना फैला दे। सरकार का ऐसा मानना है कि उत्तराखंड का कानून जैसे ही अमल में आएगा, उसके बाद जो लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं यूसीसी को लेके, और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा कि कैसे कैसे भ्रम फैलाए जा रहे हैं, उन सारे भ्रम की हवा निकल जाएगी। उसके बाद केंद्र सरकार के लिए ये आसान रहेगा इस पर और आगे बढ़ना। फिलहाल उत्तराखंड के कानून को ही केंद्र सरकार अपना मान रही है। संसद के मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार की तरफ से कोई बिल लाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है इस सत्र में। बिल्कुल, लेकिन जिस भ्रम का आप जिक्र कर रहे थे देवेंद्र, उस भ्रम का असर ये है कि अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये तक कह दिया कि मुसलमानों को इससे अलग रखा जाए। 74 पन्नों का एक ड्राफ्ट सौंपा गया है, उसमें बताया गया है कि मुसलमानों को क्यों इससे अलग रखा जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जहां पूरे देश में बहस चल रही है, तो वही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सीधे तौर पर इसे खारिज कर दिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना ड्राफ्ट लॉ कमीशन को भेजा है। मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल मुसलमानों ही नहीं, दूसरे धर्मों के भी खिलाफ है। कोशिश करना कि सारे लोगों के रीत रिवाज ख़त्म हो जाएं, सारे लोगों की परंपराएं मिट जाएं, और 140 करोड़ की आबादी वाले देश का एक एक व्यक्ति वो गोया एक ही सिस्टम को, एक ही कानून को, एक ही परंपरा को कबूल कर ले, ये चाहा जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ज़रिए। जो इस देश की जो आत्मा है, इस देश की जो विशेषता है, ये उसके सख्त खिलाफ है। और जो लोग झूठ बोलने के आदी हैं, धोखा देने के माहिर हैं। हर्षवर्धन जी, ये कितनी बड़ी चुनौती है? आपने देखा नोमानी साहब क्या बातें कर रहे हैं। 74 पन्नों की एक ड्राफ्ट सौंपा गया है, उसमें भी बताया गया है कि ये मुसलमानों के विरोध में है। तो सरकार को ये चुनौती दूर करना कितना जरूरी है? नहीं, मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती यही है। और कमाल की बात ये देखिए कि जो लोग अभी तक ये कह रहे थे कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, वही लोग अब ये कह रहे हैं कि फलाना फलाना के खिलाफ और है। वो दूसरा आधार लेने की कोशिश कर रहे हैं।
कहीं आदिवासियों में जिस तरह की, जिसको हम विसंगति कह सकते हैं या जिसको कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा प्रतिरोध है, वो जो मुसलमानों वाला प्रतिरोध है उससे एकदम अलग है। लेकिन सवाल यहां दूसरा है, क्या स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद नुमानी जी कह रहे हैं कि कैसे सब एक तरह की बातें मान सकते हैं, एक तरह का कानून मान सकते हैं, एक तरह की परंपरा मान सकते हैं। अब वो दोनों जोड़ो दे रहे हैं, कानून और परंपरा दोनों नहीं बदलने जा रहा है, कानून एक होने जा रहा है। और 140-42 करोड़ लोग जो देश में हैं उनके लिए एक ही कानून होना चाहिए, तभी तो विवाद कम होंगे, तभी तो संघर्ष कम होंगे, तभी एक दूसरे के खिलाफ घृणा कम होगी, तभी ये नहीं लगेगा कि दूसरे वाले को कुछ प्रिविलेज मिल जा रहा है, हमारा हिस्सा सरकार खा ले रही। और परंपरा की जहां तक बात है तो किसी भी परंपरा को इसमें नहीं छुआ जा रहा है। पर्सनल लॉ के नाम पर जो, जिसको कहते हैं ना कि परंपरा कह के जिन चीजों को बचाने की कोशिश हो रही है वो शर्मनाक कोशिशें हैं। अगर वो मुस्लिम पर्सनल लॉ वोट कर रहा है तो उसके खिलाफ भी सरकार को सहमति बनानी चाहिए, लेकिन सख्ती से भी काम करना होगा। ये सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी, अच्छा चलो इस बार सहमति नहीं बनी तो कुछ और समय के लिए टाल देते हैं। मुझे लगता है कि उत्तराखंड का ये जो ड्राफ्ट आएगा, ये जो यूसीसी का बिल आएगा, कानून बनेगा, वो कानून अपने आप में इन सारी चीजों को एक तरह से कहें कि टेस्टिंग वाटर टाइप का होगा कि चलिए ठीक है, हम देखते हैं कितना अभी करंट बचा हुआ है, कितना कुछ है, और आगे फिर उसको ठीक। लेकिन मुझे लगता है कि सहमति के साथ सख्ती भी अब जरूरी है। ये बार बार कहना कि 140 करोड़ का देश एक साथ नहीं है, ऐसे नहीं चल सकता, ये गलत तरीका है, ये देश को बांटने की भी कोशिश होती है। विनोद जी, एक तरफ बीजेपी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि ये चुनावी फायदे के लिए यूसीसी को लाया जा रहा है, इसे सीधा एंटी मुसलमान है इस तरीके से जोड़ दिया जा रहा है। लेकिन जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि विवाह का जो तौर तरीका है वो बदल जाएगा, निकाह जो है वो हमारे परंपराओं के हिसाब से नहीं होगा, हमारे धर्म में जो हमारी पूजा पद्धति है उसको बदल दिया जाएगा, इन लोगों को क्या लाभ है? ये किस लिहाज से कर रहे हैं? नहीं, ये तो खैर गलत बात है कि पूजा पद्धति बदल दी जाएगी या कपड़े पहनने का ढंग बदल दिया जाएगा, ये तो सब बेकार की बातें हैं। इस तरह की बात करना, मुख्य रूप से जो कानून समान नागरिक संहिता जिसकी बात की जाती है, जिसको हम लोग तो बचपन से कॉमन सिविल कोड के नाम से सुनते आए, अब वो यूनिफॉर्म हो गया बदलते ज़माने में, तो उसमें कुछ चीज़ें एड्रेस की जाएंगी जो अभी ड्राफ्ट आने पर हम भी बता पाएंगे कि क्या एड्रेस किया जाएगा। लेकिन जो तमाम उसके पैरोकार लोग हैं वो बताते हैं कि साहब जैसे तलाक का मुद्दा है, मुआवजे का मुद्दा है, संपत्ति के अधिकार का मुद्दा है, इस तरह के मुद्दे उसमें एड्रेस किए जाएंगे। तो गोद लेने का है, एडॉप्शन का मुद्दा है। तो अब उसमें ये सही है कि अलग अलग तरीके के, अलग अलग समाजों में अलग अलग पद्धतियाँ हैं, अलग अलग वो व्यवस्थाएँ हैं। जैसे बहुविवाह है, अब बहुविवाह 4 शादियों की अनुमति इस्लाम देता है, लेकिन आमतौर पर 4 शादी वाले मुसलमान बहुत कम मिलते हैं। लेकिन आदिवासियों में आपको ज़्यादा मिल जाएंगे बहुविवाह वाले, उनके यहाँ एक सामान्य प्रक्रिया है ये। तो ये भी एक मुद्दा है कि अगर बहुविवाह पर प्रतिबंध लगेगा तो सब पे लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आदिवासियों को छोड़ दें और मुसलमानों को ले लें, या मुसलमानों को छोड़ दें आदिवासियों को ले लें। तो इस तरह के मुद्दे जो हैं, जो कंटेंशियस इश्यूज़ हैं, इनको सरकार बहुत समझेगी, सोचेगी। इसीलिए मैं देवेंद्र की इस बात से सहमत हूँ पूरी तरह से कि कतई मानसून सत्र में ये कानून आने जा रहा नहीं आ रहा। मैं तो इस पर भी मुझे लगता है ये मानसून सत्र तो छोड़िए, ये सरकार अपने इस कार्यकाल में इस पर पूरा आम सहमति बनाने की कोशिश करेगी, एक माहौल बनाएगी, एक वातावरण बनाएगी, चर्चा होगी। जैसे ट्रिपल तलाक को 2019 के चुनाव से पहले उस पर एक वातावरण बनाया गया, माहौल बनाया गया, संसद में, लोकसभा में भी उसको लाके फिर कमेटी को दिया गया, सारी चीज़ें हुई। उसी तरह से इसमें भी होगा। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी इस बात पे मुतमईन है पूरी तरह से कि 24 में वो फिर चुनाव जीतेंगे और सरकार बनेगी, तो अगर ऐसा होता है तो ये तभी उसको जो है लाएंगे, मुझे लगता है। और इसको एक देखिए, हर पार्टी कोई भी कदम उठाती है तो उसका राजनीतिक लाभ लेती है। ये कहना कि सब जन कल्याण के लिए होता है, जन कल्याण के नाम पर काम किए जाते हैं, लेकिन उसका राजनीतिक लाभ भी पार्टियां लेती हैं, और हर राजनीतिक पार्टी लेती है। मंडलवादी पार्टियों ने मंडल का लाभ किया, मंदिर का लाभ भारतीय जनता पार्टी ने लिया। तो ये उसका मुद्दा रहा है, तो इस पर राजनीतिक लाभ भी लेने की पूरी कोशिश करेगी 2024 के चुनाव में। तो मुझे लगता है कि इसमें मुख्य बात यह है, चूंकि अब जो असहमति और विरोध के स्वर सिर्फ विपक्षी खेमे से नहीं उठ रहे हैं, भाजपा के जो सहयोगी उनमें से भी उठ रहे हैं। अब जैसे अकाली दल से आप बात करने जा रहे हैं, उन समझौता करने जा रहे हैं, और अकाली दल ने सबसे पहले इसका विरोध कर दिया पंजाब में। आम आदमी पार्टी, जिसके दिल्ली के प्रवक्ता उसके संदीप पाठक जी ने कहा कि हम समर्थन करते हैं और इस पर चर्चा होनी चाहिए, भगवंत मान ने विरोध कर दिया कि हम इसे समर्थन नहीं कर सकते, तो हमारे जो है, तो उनकी अपनी मजबूरी राजनीतिक वहाँ पर है। पूर्वोत्तर में एनडीपीपी और मुकुल संगमा और तमाम सारे जो है वहाँ के जो पार्टियाँ हैं वो विरोध कर रही हैं। तो ये
सरकार के लिए इतना आसान अभी से जल्दी नहीं है कि जल्दी। उत्तराखंड पूरा देश नहीं है, उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है। उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी है वो भी आमतौर पर मोनोलिथिक है, वो सवर्ण हिंदू बहुल राज्य है वो। और ठीक है, कुछ मुस्लिम्स भी हैं वहाँ पर, कुछ दलित भी हैं, लेकिन देश बहुत बड़ा है। इस देश में यहाँ तो खेत खेत कोस कोस में पानी बदले, खेत खेत में पानी वाला देश है ये। तो ट्राइबल्स में भी नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स के अलग उनकी व्यवस्थाएं हैं, बस्तर में अलग है, मध्य प्रदेश के ट्राइबल्स में अलग है, गोंड अलग है, बैगा अलग है, संथाल, मुर्मू सब में अलग अलग है। तो ये बड़े जटिल प्रश्न हैं जिनको करना चाहिए एड्रेस। सरकार को पूरी ईमानदारी के साथ इन सबके साथ कंसल्टेशन करना चाहिए, समय लेना चाहिए, और समय लेने के साथ साथ इस पे आगे बढ़ना चाहिए तब। और एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, जैसे अक्सर इसके पक्ष में एक तर्क दिया जाता है कि साहब संविधान के दिशा निर्देशक तत्व में सुप्रीम आर्टिकल 44 के तहत इसको रखा गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। संविधान के दिशा निर्देशक तत्व में तो राइट टू वर्क भी है, वो भी बहुत जरूरी चीज़ है। एम्प्लॉयमेंट, राइट टू एम्प्लॉयमेंट जो मूल अधिकार बनाने का जो दिशा निर्देशक तत्व है, तो सरकार, कोई सरकार आज तक उस पर नहीं बढ़ी कि चलो ये भी एक काम इस पर लाया जाए। हाँ, मनरेगा जब आया था तो एक उस दिशा में कदम आगे बढ़ा गया था, जैसे ट्रिपल तलाक के जरिए समान नागरिक संहिता की तरफ बीजेपी आगे बढ़ी, ऐसे ही मनरेगा के जरिए यूपीए सरकार आगे बढ़ी थी। लेकिन वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, राइट टू वर्क, उसकी तरफ भी सरकार को बढ़ना चाहिए। ठीक है समीर जी, क्या यही विरोधाभास है? क्योंकि ना सिर्फ एक कम्युनिटी विशेष में इसका विरोध हो रहा है, बाकायदा इसके लिए सुझाव दिए जा रहे हैं, बाकायदा इसके लिए बयान जारी किए जा रहे हैं, बल्कि जो अपने सहयोगी हैं सरकार में वो भी इसको लेकर अपनी मंशा जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब इस पर थोड़ा सा इंतजार करना होगा, या इसका विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार इस पे बहुत फूक फूक कर कदम रखेगी। देखिए, इसके पहले केंद्र सरकार भुगत चुकी है। जब कृषि कानून आए थे उसके लेके विपक्ष ने कितना भ्रम फैला दिया था कि आखिर में सरकार को वो वापस लेना पड़ा, और कृषि कानून पे बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ था, और अकाली दल ने भी समर्थन वापस ले लिया था और सरकार से हर से मुकम्मल बाहर हो गई थी। तो मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों की स्थिति देखने के बाद अब इस मामले में किसी तरह का विपक्ष को स्पेस देना नहीं चाहती कि वो भ्रम फैलाए और यूजीसी को लेकर गलत बात समाज के अंदर जाए। तो सरकार अभी इसको लेकर पूरा समय लेगी। उत्तराखंड का ड्राफ्ट आएगा, वहाँ की जो कमेटी की हेड है देसाई, उन्होंने कहा है कि जल्दी इसको ड्राफ्ट को पूरा करेंगे। तो मुझे लग रहा है ड्राफ्ट को देखने के बाद सरकार सभी पक्षों से बात करेगी, सभी को समझाएगी कि भाई सबके फेवर में है, और सभी की सुनने के बाद एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा जो सबके हित में होगा। तो मुझे लग रहा है सरकार इसको लेकर बहुत जल्दी में नहीं है, और इस सत्र में आने की इसकी संभावना बिल्कुल नगण्य है। सरकार समय लेगी और एक बेहतर यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके सहमति से लेके आएगी। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो मसला है उसमें टैक्स में लाभ मिलता है, वो हिंदुओं पर है। अगर आप उसको बदलेंगे तो हिंदुओं के लिए सब, तो ये वाकई बहुत जटिल प्रश्न है जिनको सरकार को सुलझाना पड़ेगा। और बने सबकी आप अच्छी चीजें ले लीजिए और उसका एक मॉडल वो बनाइए। बिल्कुल, देखिए इसे ही एड्रेस करने की कोशिश भी की जा रही है और इसीलिए चर्चाएं की जा रही हैं, सुझाव मांगे जा रहे हैं, तमाम पक्षों से पूछा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप किस तरीके से समझते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरीके से इसे खारिज कर दिया है, यूसीसी को लेकर अपनी राय जाहिर कर दी है, इस पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कड़ा रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि पर्सनल लॉ बोर्ड हर बात का विरोध करना बंद करे और इस बारे में जारी भ्रम को दूर करे। सुशील मोदी ने कहा कि यूसीसी पर मुस्लिम समाज में ही सबसे ज्यादा भ्रम है, जिसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। लॉ कमीशन ने सभी लोगों के विचार मांगे हैं, उन्होंने भी अपने विचार दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गलतफहमियां बहुत ज़्यादा हैं, जिसको कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन। मुस्लिम समाज में सबसे ज़्यादा भ्रम है कॉमन सिविल कोड को लेकर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में वो भ्रम दूर होगा। और इसलिए जो बोर्ड है, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उनको भी इस दिशा में काम करना चाहिए कि देश के अंदर कैसे कॉमन सिविल कोड लागू, चूँकि संविधान के तहत ये निर्देश का नहीं, या संविधान में इसका उल्लेख है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए। तो जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हर बात का विरोध करना, तो ये उचित नहीं लगता है। मुझे लगता है कि उनको और गंभीरता के साथ सारे मुद्दों का विचार करना चाहिए। देखिए, सुशील मोदी भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर एक समुदाय विशेष में, खासकर मुसलमानों में इसको लेकर भ्रम है तो इसे दूर किया जाएगा। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका विरोध कर रहा है तो ये गलत है, समझाना चाहिए कम्युनिटी को कि ये आपके
धर्म पर, आपके मजहब पर कोई वार नहीं करने वाला है, कोई चोट नहीं करने वाला है। इसे इस तरीके से समझना होगा कि कुरीतियों को दूर करेगा और जितने भी भ्रम फैलाए जा रहे हैं इसको दूर करने की कोशिश सरकार की तरफ से भी की जाएगी। हर्षवर्धन जी, यूसीसी जब जब चर्चा भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी पर जो एक टैग लगा हुआ है कि ये पार्टी कुछ भी करेगी ये मुसलमान विरोधी होगी, क्या ये भी वजह है कि यूसीसी का मुखरता के साथ विरोध हो रहा है और बाकायदा इसके लिए सुझाव की जगह अपनी मुखालफत जाहिर की जा रही है? नहीं, मुझे तो ये सचमुच नहीं समझ में आता कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मुद्दा कोई अभी ताज़ा नरेंद्र मोदी के समय में या उससे 10 साल पहले 20 साल पहले थोड़ी ना आया है। इस देश में ढेर सारे मुद्दे थे जिस पर बहुत से लोगों की राय थी, लेकिन कोई भी उसको, जैसे अभी जो विनोद जी ने कहा कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में है, अब राइट टू वर्क निश्चित तौर पर देश की हर सरकार चाहती है। मनरेगा एक कुछ बहुत नीचे लेवल पर लोगों को रोजगार देने का था, जो किसी भी सभ्य समाज के लिए, स्वस्थ समाज के लिए बहुत अच्छा नहीं हो सकता। आप देश भर को स्किल्ड करें, उनको सबको रोजगार के लायक बनाएं, खूब उद्योग धंधे हों, खूब कामकाज हो। इसी तरह से अलग अलग चीजों पर राय थी, कोशिश भी की गई, हर सरकार ने की। क्या कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती थी? क्या संविधान सभा में जितने लोग शामिल थे वो नहीं चाहते थे? बस उन्होंने क्या कहा कि चूंकि अभी देश बटा है, अभी हम घाव है, पीड़ा है, तो इस समय में कोई ऐसा काम ना हो कि किसी और को घाव भर रहा हो और उसमें उंगली लग जाए। लेकिन उसके बाद जब इस पे जो बहस होनी चाहिए तो ये जिम्मा ठेका कोई भारतीय जनता पार्टी का ही है क्या? इस लोकतंत्र में संविधान के दायरे में सभी राजनीतिक दल सत्ता चला रहे हैं, सत्ता का लाभ लेते हैं, उन सब की ये जिम्मेदारी क्यों नहीं बनती? क्यों दूसरा और कोई राजनीतिक दल इस मुद्दे पर नहीं कहता कि भाई ये मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों का कोई अधिकार लेने वाला नहीं? और जितनी भी चीजें हैं आप तय कीजिए ना, लेकिन राजनीतिक दलों को आप देखिए कि जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी तभी वो देश के बड़े मुद्दों को सॉल्व करेगी, बाकी राजनीति चलती रहेगी, उसको टालते रहेंगे। और यूसीसी पर भी देखिए यही हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के लोग या जो दूसरे दल हैं वो बताएं ना कि क्या क्या मुश्किलें हैं, कौन सी चीज हैं आज के समय में, क्या इस पर बात नहीं करनी चाहिए। और अगर उसके बाद उसमें मुसलमान को लेकर कोई खास चीज है जिसको उन्हें रखना है तो उस पर बात हो कि क्या सभ्य समाज में ये चीजें हैं, अगर उसके दायरे में आती तो रख ली जाएगी। लेकिन उसको खारिज करना, कहना ये मुसलमान विरोधी है, ये तो सीधे सीधे द्वेष फैलाने की बात है। इसमें मतलब ये दिखता है, जिस तरह से ये मौलाना या दूसरे लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग बोलते हैं, साफ साफ दिखता है। मुझे इसमें एक चीज़ और जोड़नी, मैं इनकी बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि राजनीतिक दलों को पहल करनी चाहिए। मुझे लगता है पहल कौन करता है लोकतंत्र में? सबसे पहले सरकार करती है पहल, और सरकार ने एक पहल की है मान लीजिए। लेकिन सरकार को अब इस मुद्दे पर जब ड्राफ्ट वगैरह आ जाए तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, ये मेरा सुझाव है। पहल ऐसे होती है और सारे दलों से कहें भाई ये एक ड्राफ्ट बना है, अब इसमें आप बताइए कि आपको क्या क्या कंसर्न्स हैं, क्या आपके इसमें आपत्तियाँ हैं, क्या एतराज़ हैं, और आप अपना सुझाव दीजिए। तो उससे एक ब्रॉडर कंसल्टेशन का रास्ता खुलेगा। और फिर देखिए, इस तरह के कानून ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दल के द्वारा लाए गए कानून बने, ये लगे कि पूरे देश में आम सहमति से कानून बन रहे हैं। उसका जो मैसेज जाएगा बहुत बेहतर मैसेज जाएगा, फिर किसी को मौका भी नहीं मिलेगा उसका उसमें नुक्ताचीनी का, मीन में निकालने का, या उसमें वो करने का कि किसके खिलाफ है क्योंकि ये बात तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि कोई खाली मुसलमानों के खिलाफ है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब सिख विरोध कर रहे हैं, मान लीजिए श्रोमणी अकाली दल, जब आदिवासी संगठन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कंसर्न है ना सबका। तो ये भ्रम दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की और राजनीतिक दलों की है, विपक्ष की भी है। और वो तभी हो सकता है जब इस पर सरकार एक खुले मन से पहल करे और सारे राजनीतिक दलों से बात करें, और उसके बाद स्टेक होल्डर्स से बात की जाए। लॉ कमीशन कर ही रहा है, और फिर इसको लाया जाए एक बेहतर तरीके से। आज तक महिला आरक्षण विधेयक जो है राज्यसभा में पड़ा हुआ है 2009 से, और उसके बाद आज तक चूंकि राज्यसभा का कार्यकाल हमेशा रहता है, वो इन्फेक्शस नहीं हुआ, लेकिन उस पर लोकसभा में लाने की हिम्मत न इस सरकार की पड़ी और ना उस सरकार की भी पड़ी थी जब उसका 3-4 साल बचे हुए थे। बिल्कुल, और देखिए इसीलिए यूसीसी पर चर्चा करने की बात कही जा रही है, इसीलिए कहा जा रहा है कि यूसीसी पर सुझाव दीजिए। उत्तराखंड का इंतजार किया जा रहा है कि जब उत्तराखंड का ड्राफ्ट सामने आएगा उसके आधार पर भी बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि ये एंटी मुसलमान है या नहीं। जिस तरीके का भ्रम फैलाया जा रहा है, क्या ये आपके मजहब पर चोट करने वाला है, ये भी बहुत हद तक साफ हो जाएगा। इसीलिए सरकार फिलहाल इंतजार कर रही है। इसी के साथ कहानी कुर्सी की में आज के लिए बस इतना ही। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।